आज अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है। रिपोर्ट का उन्वान है आफ्टर इंडिया लूजेज डॉग फाइट टू पाकिस्तान, क्वेश्चंस अराइज अबाउट इट्स विंटेज मिलिट्री। यानी पाकिस्तान से फिजाई लड़ाई हारने के बाद भारत की कदीम फौज पर सवालात उठ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका को जिस फौज की मदद दरकार होती है, इस फौज के लिए ये शर्म का लम्हा था जब गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय पायलट कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान का कैदी रहा। भारतीय पायलट तो घर पहुंच गया, लेकिन सोवियत दौर का MiG-21 तैयारा इतना खुशकिस्मत नहीं था। गुज़िश्ता 5 दहाई में भारत की अपने जनूबी एशिया मुखालिफ से पहली फजाई झड़प थी, जो भारतीय फोर्सेस का इम्तिहान था और इसने मुबस्सरीन को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज के लिए खतरे की घंटी बज गई। भारतीय फौज को लाहिक चैलेंजेस किसी से ढके छुपे नहीं। भारत की ऐसे मुल्क से पसपाई हुई है जिसकी फौज साइज में उससे आधी और उसका दिफाई बजट भारत के मुकाबले में 1/4 है। न्यूयॉर्क टाइम्स भारतीय हुकूमत के इदादो शुमार का हवाला देते हुए लिखता है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई तो भारत अपने फौजियों को सिर्फ 10 दिन तक असलाहा और बारूद फराहम कर सकता है। और भारतीय फौज के 68% आलात इतने पुराने हैं कि उन्हें विंटेज यानी कदीम करार दिया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पार्लियामेंट्री कमेटी बराए दिफा के रुकन का कहना है कि भारतीय फौज के पास जदीद असलहा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसे 21वीं सदी के फौजी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज साथ काम करने के बजाय आपस में उलझते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकाम ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान भारतीय तैयारे MiG-21 को गिराने के लिए पाकिस्तान ने F-16 तैयारे इस्तेमाल किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने का अमला भारतीय इल्ज़ाम की तहकीक कर रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक दहाई के दौरान भारत के लिए अमरीकी असलहे की फरोख्त सिफर से बढ़कर 15 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, लेकिन अब भी पाकिस्तान अमेरिका की ताकतवर असलहे की सप्लाई से इस्तेफादा कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मिलिट्री के लिए फंडिंग बड़ा चैलेंज रहेगा। 2018 में भारत ने 45 अरब डॉलर्स के मिलिट्री बजट का ऐलान किया था और गुज़िश्ता माह भारत ने मजीद 45 अरब डॉलर्स के बजट का ऐलान कर दिया। इसका चीन से मवाजना करें तो चीन का गुज़िश्ता साल का मिलिट्री बजट 175 अरब डॉलर्स था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में सवाल उठाया कि भारत फौज के लिए कितना बजट मुख्तस करता है, ये अहम नहीं, अहम बात यह है कि भारत ये बजट खर्च कैसे करता है। फौज के लिए मुख्तस बजट का बड़ा हिस्सा 12 लाख फौजियों की तनख्वाह और पेंशन्स की मद में चला जाता है और नए आलात खरीदने के लिए सिर्फ 14 अरब डॉलर ही बचते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपोजिशन की तरफ से राफेल डील की वजह से तनकीद का सामना है। अगर भारत ये तैयारे खरीद लेता तो MiG-21 और दीगर तैयारों की जगह जदीद राफेल तैयारे, और इस हवाले से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में ताखीर की जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाल दी है। पाकिस्तानी सरजमीन में जारियत और बाद में भारतीय तैयारे को पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से मार गिराने के बाद बिल उमूम भारत के जंगी तैयारों और बिल खुसूस भारत के जंगी तैयारों पर और जंगी सामान पर सवालात उठने लग गए हैं। इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ये एतराफ़ कर रही है कि भारतीय जंगी तैयारे पुराने हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ मुताबिकत नहीं रखते, उनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो मुमकिन जदीद जंगों में कामयाबी हासिल कर सकें। इसलिए एक बार फिर भारत में राफेल तैयारों का जिक्र हो रहा है। वो तैयारे जिन्हें भारत गुज़िश्ता कई सालों से खरीदने की कोशिश कर रहा है, मगर इन तैयारों को खरीदने के लिए जो डील की गई वो तनाज़ात का शिकार हो गई। मोदी सरकार पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे और भारत अब तक ये तैयारे हासिल नहीं कर सका। इन तमाम मामलात की तफसीलात क्या हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, मगर पहले नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारा मार गिराने के बाद एक लिहाज से पाकिस्तान के जंगी तैयारों की बरतरी का एतराफ़ किया और भारतीय आवाम के सामने ये तासुर रखा कि अगर भारत के पास राफेल तैयारे होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज एक जवाबी ट्वीट की और नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वजीर आजम साहिब, तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। तुमने 30,000 करोड़ चोरी किए और अपने दोस्त अनिल अंबानी को दे दिए। राफेल तैयारों की मुंतकली में जो इल्तवा हुआ उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी वजह से विंग कमांडर अभिनंदन जैसे भारतीय एयरफोर्स के बहादुर पायलट्स अपनी जान खतरे में डालकर पुराने तैयारे उड़ा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी राफेल तैयारों की मुंतकली में इल्तवा की जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाल रहे हैं और अपोजिशन उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर डाल रही है और राफेल डील में जालसाजी का इल्ज़ाम लगा रही है। मौजू राफेल तैयारे हैं, मगर मुद्दा भारत जंगी तैयारों की नाकामी का है। आखिर राफेल डील है क्या? क्यों वक्तन फवक्तन भारतीय सियासत में इसका चर्चा होता रहता है? इस पूरे मामले का तफसीली जायजा लेना जरूरी है। सन 2001 से
भारतीय एयरफोर्स को जंगी तैयारों की कमी का सामना था। उस वक्त भारत के जेर इस्तेमाल जंगी तैयारे MiG-21 और MiG-27 पुराने हो चुके थे और भारतीय हुकूमत की जानिब से यह मौक़िफ़ दिया जा रहा था कि जेर इस्तेमाल ये तैयारे सोवियत यूनियन के ज़माने के हैं। इसलिए भारतीय फ़ज़ाइया को मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 126 सस्ते और काबिल भरोसा तैयारों की ज़रूरत है। लेकिन भारत की यह ज़रूरत अंदरूनी वजूहात की बिना पर कई साल तक पूरी ना हो सकी। लेकिन 6 साल बाद भारत ने इस मामले पर संजीदगी से सोचना शुरू किया और 2007 में भारत ने जंगी तैयारे खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया, जिसमें 126 तैयारे खरीदने की बात की गई। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने जंगी तैयारी बनाने वाली 6 आलमी कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें अमेरिका, रूस, स्वीडन और फ्रांसीसी कंपनियां शामिल थी। इस ऐलान के बाद भारत ने इन 6 कंपनियों के तैयारों पर तकरीबन 4 साल तक टेस्टिंग की और फिर 4 साल बाद 2011 में भारत ने फैसला किया कि 2 कंपनियां ऐसी हैं जो भारत को सस्ते और काबिल भरोसा जंगी तैयारे फरोख्त कर सकती हैं। 2 कंपनियों में डिसोल्ट राफेल और फाइटर कंपनी शामिल थी। फिर 2012 में भारत ने हतमी फैसला करते हुए फ्रांसीसी कंपनी राफेल को जंगी तैयारे बनाने के लिए नामजद किया और तय पाया कि फ्रांस की इस कंपनी से 18 तैयारशुदा जंगी तैयारे खरीदे जाएंगे और बाकी 108 तैयारे फ्रांसीसी कंपनी की शराकत के साथ भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के अंदर ही बनाएगी, क्योंकि इससे तैयारों की लागत कम हो जाएगी और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी भारत मुंतकिल हो जाएगी। इस दौरान भारत में कांग्रेस की इत्तेहादी हुकूमत थी, मगर राफेल कंपनी और कांग्रेस की हुकूमत के दरमियान कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था कि इस प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आएगी। फ्रांसीसी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर कितना डिस्काउंट देगी, यह फैसला भी नहीं हुआ था और इस पूरी डील के TORs क्या होंगे, यह फैसला भी नहीं हो सका। इस दौरान सिर्फ मुज़ाकरात चलते रहे, जिसके बाद भारत में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बन गए और तकरीबन 17 महीने तक मोदी हुकूमत ने भी इस मामले पर मुज़ाकरात किए और नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015 में फ्रांस का दौरा किया और फ्रांस के उस वक्त के सदर फ्रांकवा होलांड के साथ राफेल डील का ऐलान किया। 2016 में फ्रांस और भारतीय हुकूमत में बाज़ाब्ता मुआहदा तय पाया, मगर इस मुआहदे में एक चीज़ शामिल नहीं थी जो माजी में इस डील में सबसे अहम करार दी जाती रही। वो था भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इस मुआहदे में फरीक होना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हमेशा से मुज़ाकरात के दौरान इस मुआहदे में फरीक रही, मोदी हुकूमत ने उसकी शराकतदारी ख़त्म कर दी और भारत के मारूफ ताजिर अनिल अंबानी, जिन्हें बैंकरप्ट करार दिया जाता रहा, उन्हें इस प्रोजेक्ट में शराकतदारी दे दी गई। एक ऐसे प्रोजेक्ट की डील जिसका तखमीना तकरीबन $9 अरब से। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनिल अंबानी की कंपनी जो इस डील में शराकतदार है, उसका क़याम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के 2015 के दौरे से महज 12 दिन पहले अमल में आया, यानी नरेंद्र मोदी के पेरिस जाने से कुछ दिन पहले। फ्रांसीसी कंपनी की भारत में शराकतदारी, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस वजूद में आई, जिस पर तनकीद होती रही कि कैसे एक सरकारी कंपनी को प्रोजेक्ट से हटाकर एक बैंकरप्ट ताजिर को अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में शराकतदार बना दिया गया, जिसका मकसद सरकारी सतह पर जालसाजी और करप्शन है। मगर मोदी हुकूमत का इस पूरे मामले पर यह मौक़िफ़ था कि अनिल अंबानी की कंपनी का इंतखाब खुद फ्रांस की कंपनी ने किया था और ये दोनों कंपनियों का आपस का मामला था, जिसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं थी। ये पूरा मामला खामोशी के साथ चलता रहा, मगर साबिक फ्रांसीसी सदर के एक बयान ने भारतीय सियासत में हलचल मचा दी। गुज़िश्ता साल साबिक फ्रांसीसी सदर ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि राफेल तैयारों की डील से मुताल्लिक फ्रांस को भारत के अंदर शराकतदार मुंतखब करने का कोई इख्तियार नहीं था, बल्कि खुद भारतीय हुकूमत ने अनिल अंबानी की कंपनी को भारत में शराकतदार के तौर पर सामने रखा, जिससे फ्रांस का काम सिर्फ मुज़ाकरात करना था। इस हवाले से एक फ्रांसीसी सहाफ़ी ने उस वक्त क्या तबसरा किया था, आपको सुनवाते हैं। भारत से राफेल तैयारों की डील से मुताल्लिक साबिक फ्रांसीसी सदर के बयान के बाद भारतीय हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता साल अपोजिशन जमातों ने जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा किया, वहीं खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए। इस सियासी हलचल के बाद राफेल डील का केस भारत के सुप्रीम कोर्ट चला गया। गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को क्लीन चिट दी और फैसला सुनाया कि इसमें कोई बेकायदगी नहीं। मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपोजिशन जमातों ने नज़रसानी की अपील दायर की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने एक ऐसी रिपोर्ट का सहारा लिया है जिसका वजूद ही नहीं है। अब भारत की अदालत परसों यानी बुध को इस नज़रसानी अपील पर समाअत करने जा रही है। राफेल डील का मामला जो भी हो, मगर इस पूरे मामले से एक बात तो तय हो गई है कि भारत के मौजूदा जंगी तैयारों के पास वो अहलियत नहीं है जो जदीद जंगों में कामयाबी हासिल कर सके। इस हवाले से आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स भी शाया होती रही हैं। BBC के एक सहाफ़ी ने अक्टूबर 2014 में आर्टिकल लिखा जिसका मौजू था भारतीय एयरफोर्स के तैयारे आसमानों से गिर क्यों रहे हैं। आर्टिकल के मुताबिक हर मुल्क के एयरफोर्स हादसात का सामना करते हैं, मगर भारतीय जंगी तैयारों का गिरकर तबाह होना एक रूटीन खबर बन चुका है। आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के सबसे अहम मिग नामी जंगी तैयारे
उड़ते हुए ताबूत के तौर पर जाने जाते हैं। आर्टिकल के मुताबिक 2012 में भारत के दिफाई वजीर ने पार्लियामेंट को बताया है कि रूस से खरीदे गए 872 मिग तैयारों में से आधे तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से 200 हलाकतें हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत जंगी तैयारों को इस कदर हादसात का सामना करना पड़ा है कि जो बॉलीवुड है वो इस हवाले से एक फिल्म बना चुका है जो बहुत सुपरहिट भी हुई, जिसका नाम था रंग दे बसंती। आमिर खान के लीडिंग रोल के साथ इस फिल्म की मरकजी कहानी मिग नामी तैयारे के पायलट के गिर्द ही घूमती है, जिसका तैयारा उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो जाता है, जिसके बाद उसके अहले खाना और दोस्त इंसाफ के लिए एहतजाज करते हैं, मगर हुकूमत उनकी नहीं सुनती, वो बगावत पर मजबूर हो जाते हैं। और कहानी यही है कि किस तरीके से मिग 21 जो तैयारा है उसमें करप्शन और उसके जो पुर्जे हैं उसमें करप्शन की वजह से पायलट को ये सब भुगतना पड़ा और उसके ख़ानदान को। इस पूरे पस मंज़र से एक बात वाज़ेह होती है कि भारत का जंगी जुनून एक तरफ, मगर वहाँ जमहूरी निज़ाम होने की वजह से जो दिफाई मुआहदे होते हैं उनमें किसी भी बेकायदगी के मामले पर खुलकर बात भी होती है। अपोजिशन सवाल उठाती है, मीडिया सवाल उठाता है। राफेल डील पर खुलकर बात हुई, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत एक बड़े अरसे तक मुश्किल में घिरी रही। बिल्कुल इसी तरीके से राहुल गांधी के वालिद राजीव गांधी के दौर में भी स्वीडन के साथ एक असलहे का मुआहदा हुआ, जिसके बाद बोफोर्स स्कैंडल सामने आया, जिसने कांग्रेस की हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी की थी। जिसका मतलब यही है कि किसी मुल्क की लीडरशिप में जितनी खामियां क्यों ना हो, अगर वहाँ आज़ादी इज़हार राय मौजूद है, जमहूरियत का तसलसल है, तो हक़ाइक़ पर जो पर्दा है वो ज़रूर उठ जाता है, कम से कम बहस ज़रूर होती है, अगर वहाँ की क़यादत जंगी जुनून का शिकार भी हो। प्रोग्राम में के आखिर में जिक्र हो जाए, पाकिस्तान में अब ये रिवायत बन गई है कि मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी दूसरे के मज़हब पर सवाल उठाने के लिए बाकायदा तौर पर सियासत की जाती है। और ये भी सच है कि जिसने भी मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया उसने अपना ही नुकसान भी किया, बाद में नुकसान उठाया भी, खून बहा, मगर फिर भी ये गलत रिवायत ख़त्म नहीं हो रही है। इसका इस्तेमाल अब भी जारी है। ये सोचे समझे बगैर कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, किसी दूसरे की जान खतरे में पड़ जाएगी और बाद में ये मामला आपको भी भुगतना पड़ सकता है। अब एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है। 2 दिन पहले वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने एक टीवी प्रोग्राम में बात की, जिसकी वजाहत उन्होंने इसी प्रोग्राम में कर भी दी। और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग था, मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी। और उसी प्रोग्राम में, ऐसा नहीं है कि किसी और प्रोग्राम में, फैसल वाउडा ने उसी प्रोग्राम में अपनी इस बात की वजाहत कर दी। मगर इसके बावजूद सियासी अज़ाइम के लिए मज़हब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये काम नून लीग कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, उनके रहनुमा कर रहे हैं जो माजी में खुद मज़हब के नाम पर सियासत का निशाना बन चुके हैं, जिनकी क़यादत अब भी कहती है कि मज़हब के नाम पर सियासत नहीं होगी। नून लीग के अपने वज़ीर दाखिला को गोली लगी हसन इकबाल साहब को, उसके वज़रा और रहनुमाओं पर स्याही फेंकी गई, जूते उछाले गए। वो ये कहते हैं कि मज़हब के नाम पर सियासत कर कर हमें एक इलेक्शन हरवाया गया, मगर अब वो भी मजहबी मामले पर सियासत कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं। इसी तरह इस मामले पर पीपल्स पार्टी भी सियासत कर रही है। वो पीपल्स पार्टी जिसके अपने गवर्नर को मजहब के नाम पर सियासत की नज़र कर दिया गया, उनके अपने एक वजीर को बाकायदा तौर पर कत्ल कर दिया गया, वो भी अब इस मामले पर सियासत कर रही है। मजहबी मामलात का सियासत में इस्तेमाल कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। शायद उसका वक्ती फ़ायदा हो जाए, मगर आगे चलकर नुकसान ही होता है। सियासी जमातें इसका नुकसान उठाती हैं, मगर फिर भी इससे बाज नहीं आती हैं। और ये बड़ा अहम है कि अगर फैसल वाउडा ने वजाहत कर दी है तो उस वजाहत को कबूल किया जाए, और उसी प्रोग्राम में कर दी है। दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का मुतनाज़ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों को निशाना बनाया है। उनके मज़हब की बुनियाद पर उन्होंने तनकीद की है। वो तनकीद भारत पर कर रहे हैं, मगर मज़हब को बुनियाद बनाकर कर रहे हैं। तो उन्होंने भारत को जवाब नहीं दिया है, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लाखों हिंदू बरादरी के अफराद की दिल आज़ारी की है। फयाजुल हसन चौहान के बयान से हिंदू बरादरी की दिल आज़ारी हुई है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप और हम करते हैं। तो जो भारत से लड़ाई है वो मुल्कों की लड़ाई है, मजहबों की लड़ाई नहीं है। और तहरीक इंसाफ के ही रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार भारत जाकर पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी करते नजर आए थे, ताल्लुकात को बेहतर बनाते नजर आए थे, वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम लेके गए थे। तो ये सियासत भी पाकिस्तान को आगे नहीं पीछे ही लेकर जाए।